आज हीमोग्लोबिन देखते हैं। तो बच्चों, ये जो हीमोग्लोबिन हमारे रुधिर की आरबीसी में यह पाई जाती है। पहली बात कि हीमोग्लोबिन की जो संरचना होती है वो हमारे आरबीसी की कहाँ पाई जाती है? आरबीसी के भीतर पाई जाती है। जैसे मैंने आपको बता रखा था, यह जो आरबीसी होती है उसकी आकृति बाइकॉनकेव रूप में होती है। बाइकॉनकेव रूप में होती है, ठीक है। और इसी बाइकॉनकेव रूप में, ठीक है, हीमोग्लोबिन उसी आरबीसी के अंदर मैंने एक नेट की तरह की संरचना का नाम लिया था। इस स्ट्रोमैटिन नेट में यह हीमोग्लोबिन क्या होती है? उसमें उलझी होती है। इसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से भी देखा था। ये एक नेट की तरह की संरचना बना रही थी जिसे स्ट्रोमैटिन जाल कह रहे हैं, और इसी में यह हीमोग्लोबिन फंसी थी, ठीक है। तो हम उसी हीमोग्लोबिन की बात यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हीमोग्लोबिन। जैसा कि हमें अब पता होना चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति के अंदर इसकी मात्रा 100 ml ब्लड में तकरीबन 15 ग्राम के आसपास होती है। जबकि हम नॉर्मल यदि किसी मेल और फीमेल की बात करते हैं तो मेल के अंदर आरबीसी की अधिक मात्रा होने के कारण मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी अधिक होगी, निश्चित है। जबकि फीमेल के अंदर आरबीसी की मात्रा कम होती है, तो हम कह सकते हैं कि फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होगी। अर्थात हम लोगों ने इसके बारे में पीछे सीखा भी है। यदि वह मेल है तो मेल में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो तकरीबन 5 to 5.5 मिलियन के आसपास हम लोगों ने पढ़ रखा है, यानी कि तकरीबन 50 से 55 लाख हम लोगों ने पढ़ा है। जबकि बात फीमेल की हम करते हैं तो फीमेल में आरबीसी की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो इसकी संख्या पर यह निर्भर है, यानी कि हीमोग्लोबिन। जैसे ही हम लोग मेल की बात करेंगे तो मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक हो जाएगी, तकरीबन 15 से 16 ग्राम प्रति 100 ml के हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। जबकि फीमेल में यह 14 से 15 ग्राम यानी कि 13 से 14 ग्राम प्रति 100 ml में यह होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यह हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन है क्या चीज। तो पहली बात हमने लिख रखा है कि यह हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी के अंदर तकरीबन 28 से 33% भाग बनाता है। कितना बनाता है? 28 से 33% भाग कुल हीमोग्लोबिन का होता है, ठीक है। अब यह हीमोग्लोबिन, ये शब्द जो है ना, यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। देख लो, एक को हम लोग कहते हैं हीम और दूसरे को कहते हैं ग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक को हम लोग कहेंगे हीम, दूसरे को कहेंगे ग्लोबिन, और ये मिलकर बना देता है हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे जो हीम है ना, यही हीम हमारे आरबीसी के अंदर कह सकते हैं, हमारे आरबीसी के कलर, यानी कि कलर कैसा करता है? रेड करता है। तो ये हीम के कारण ही हमारा ब्लड कैसा दिखता है? लाल दिखता है। मतलब इससे यह स्पष्ट होता है कि यह जो लाल रंग है ना, वो हीम की वजह से आ रहा है, और यह एक वर्णक होता है। क्या होता है? पिगमेंट। क्या होता है? पिगमेंट, यानी यह एक रंजक होता है जो कि उस आरबीसी को एक रंग प्रदान करता है, ठीक है। किस रंग का? तो अभी हमने यहां दिखाया वह रेड पिगमेंट, यानी कि आरबीसी को कैसा रंग दे रहा है? लाल रंग। अब इसके साथ ही साथ यह जो ग्लोबिन पाया जा रहा है, यह एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के दो भाग होते हैं, एक को कहते हैं हीम, एक को कहते हैं ग्लोबिन। हीम जो कि लाल रंग के लिए जिम्मेवार है, और ग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि लाल रंग जो भी हमारे खून के अंदर है वह हीम की ही देन है, न कि ग्लोबिन की, ठीक है। क्योंकि रंग जो प्रदान कर रहा है प्रॉपरली, हम उसी की बात कर सकते हैं कि वह कलर दे रहा है, ठीक है। इतनी बात हम लोगों ने देखा। फिर इसके अतिरिक्त यह भी जान लीजिए, यह जो हीमोग्लोबिन है उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर लाल रंग का वर्णक तो है ही, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें 4 पोरफायरिन रिंग भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोरफायरिन रिंग एक वलय होती है, ठीक है, जो इसके साथ यह भी मिली होती है। साथ ही इस वलय के साथ और इस पिगमेंट के साथ इसके अंदर एक लौह पदार्थ भी देखने को मिलता है, जिसे हम लोग आयरन कहते हैं। आयरन जो इस पोरफायरिन के साथ जुड़ी होती है
और यह आयरन हमारे हीमोग्लोबिन में अपने फेरस के रूप में रहती है, यानी कि Fe2 पॉजिटिव फेरस के रूप में रहती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो उसमें लाल रंग के वर्णक के रूप में हीम है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है और यह पुनः लाल रंग का वर्णक और प्लस ये 4 पोरफायरिन रिंग वाला, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आयरन फेरस के रूप में यानी कि Fe2 पॉजिटिव के रूप में मिलकर के इसे बनाता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यह एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हमने बना रखा है, 4 खामा वाला, ठीक है, 4 खंभे वाला। इसके अंदर हमने दिखाया कि जिसमें 4 बड़े रिंग है, तो ये वाला जो रिंग है ना, इसको हम लोग क्या माने, तो मान ले 4 फायरिन रिंग। अब आप काउंट कर सकते हो, यह 1 रिंग या 2 रिंग या 3 रिंग या 4 रिंग, अतः ये 4 पोरफायरिन रिंग हुआ, यानी कि एक यह हुआ, फिर एक हम लोग कह सकते हैं एक यह भी यही है, ठीक है, फिर इसको भी हम लोग इसी को कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये मैंने इसको और डार्क कर दूं, ये ठीक है, ये एक भाग रहा, देखिए यह दूसरा भाग है, फिर यह तीसरा भाग है और यह चौथा भाग है। इस तरह से इसमें 4 पोरफायरिन रिंग हुआ, 4। और बाकी चीजें क्या है, तो बाकी चीजें इससे ग्लोबिन भी जुड़ी हुई है। तो देखिए ग्लोबिन कहां जुड़ा हुआ है, तो ग्लोबिन कुछ प्रोटीन जो ऐसे इससे जुड़ी है, देखिए ऐसे। ये वाली जो रिंग की तरह ये संरचना जो दिख रही है, ये कहलाती है ग्लोबिन। और ये क्या है, ये एक प्रोटीन है। तो ग्लोबिन प्रोटीन ये होती है, ये पोरफायरिन होता है। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं कि इसी के अंदर आयरन किस रूप में रहता है, तो फेरस के रूप में रहता है। तो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं कि इसके अंदर आयरन की स्थिति है इस रूप में, तो फेरस के रूप में। देखिए, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये हीमोग्लोबिन की एक संरचना है, जिसमें पिगमेंट के रूप में हीम, प्रोटीन के रूप में ग्लोबिन, ठीक है, और पुनः इसी में 4 पोरफायरिन वाला एक वलय की तरह की संरचना, जिसके ऊपर ग्लोबिन प्रोटीन और इसके भीतर क्या रहता है, आयरन, और वो भी किस रूप में रहता है, तो फेरस आयन के रूप में उपस्थित होता है। तो यह हीमोग्लोबिन की संरचना है। ठीक है, फिर इसी आयरन के कारण हम लोग समझते हैं कि इसी आयरन के पाए जाने के कारण जब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगते हैं, तो वह इसी आयरन के इफेक्ट में आकर के उसको करंट का आभास या अनुभव होता है। फिर हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा और जाने। यह हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर पाया जा रहा है, वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन Hb, ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। यही कारण है कि इस हीमोग्लोबिन को हम श्वसन रंजक भी कहते हैं। श्वसन रंजक यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्यों कहते हैं, तो क्योंकि यह आरबीसी के साथ रहता है, और जैसे ही ऑक्सीजन यानी कि वायु हमारे लंग्स में आती है, कूपिका में आती है, तो कूपिका के पास ब्लड वेसल्स का जाल कुछ इस तरह का हम लोग देख सकते हैं, जो कि पिछले चैप्टर में हमने देखा। जैसे मान लेते हैं कि यह कूपिकाएं हैं, एक कूपिका को देख लीजिए, इसके चारों तरफ रुधिर वाहिनियों का जाल होता है, जिसमें ब्लड फ्लो करते रहते हैं, यानी कि खून इसके अंदर चलते रहते हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि इस कूपिका में, इसे एलिओलर यानी कि कूपिका कहेंगे, कूपिका जहां पे हवा आकर के भरती है। ठीक है, अब इसी के ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी के रूप में रुधिर वाहिनियों का जाल यानी कि नेट बना रहता है। एक गुब्बारे की तरह की संरचना है, इसके ऊपर पूरा चारों तरफ। अब ये ना कहिए कि हम इसके ऊपर नहीं दिखा रहे, हालांकि ये वाला हम ऐसी संरचना करेंगे तो इसके ऊपर भी हम लोग रुधिर वाहिनियों का जाल दिखा सकते हैं। या आप एक गेंद की संरचना को समझिए, गेंद, और उसके ऊपर चारों ओर क्या लपेटा हुआ है, मान लीजिए कुछ हमने लपेट दिया, तो लपेटी हुई चीज को हम कह सकते हैं कि वह रुधिर वाहिनियों का नेट है, जाल है। ठीक है, तो यह कूपिका के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है ना, तो यह यहाँ से रुधिर वाहिनियों में हमको मालूम है कि आरबीसी और इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है। यह हीमोग्लोबिन
जब इसके अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी यानी कि विसरण की क्रिया होगी तो ऑक्सीजन इसके अंदर आएगी। जैसे ही इस रुधिर वाहिनी में ऑक्सीजन एंट्री करी, यहां आरबीसी के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन उससे क्या कर लिया, हीमोग्लोबिन से वह मिली। एक हीमोग्लोबिन पर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रहते हैं और यह ले करके सीधा कहां चली गई, तो अंगों और अंगों के अंदर यानी कि जो भी टिश्यूज हैं वहां पे जाकर के उसको ट्रांसपोर्ट कर दी यानी कि सप्लाई कर दी। तो कुल मिला के हमने कहा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसीलिए इसे श्वसन रंजक हम लोग कहते हैं। श्वसन रंजक यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, फिर यह सिर्फ ऑक्सीजन का ही परिवहन नहीं करता, यह ऑक्सीजन के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी ये परिवहन करता है, पर इसके लिए एक शर्त है कि यहाँ पे एक एंजाइम का होना जरूरी है जिसे हम लोग कहते हैं कार्बोनिक हाइड्रेज। यह क्या है? तो एक एंजाइम है और इसी एंजाइम की उपस्थिति में यह हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और सीधा इस रुधिर वाहिनी में आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड इसी कुटिका को ट्रांसफर कर दिया जाता है और पुनः यह कुटिका से समस्त सारे रास्तों से होते हुए हमारे नॉस्ट्रिल से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह प्रोसेस होती है, लेकिन ध्यान आपको रखना है कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करेगी तो उसके लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक हाइड्रेज। ठीक है, तो इस तरह से हमने यह देखा कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, कैसे बना होता है और यह किससे चिपका होता है, किस नेट के द्वारा चिपका होता है और क्या करता है। ठीक है, अगले हम लोग अपने लेक्चर में अब